आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का और भाई बहनों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन नियमित रूप से कर रहे होंगे। तो बच्चों, मेरे भाई बहनों, हम लोग पिछले वीडियो तक सिंथेसिस के ऑफ सेंटेंसेस के अंतर्गत जो हमारा जो पहला रूल था, जिसमें हम लोग पार्टिसिपल का अध्ययन कर रहे थे और पार्टिसिपल का पूरा अध्ययन हम लोग कर लिए थे और उसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज में हम लोग पिछले 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। वीडियो के लास्ट में प्रीवियस वाले में हम आपको 3 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, जिसका हम आंसर आप लोगों से जानना चाहते थे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग उसके आंसर को अपने कॉपी पे लिखे होंगे। हम इसका आंसर आज की क्लास में बता के आज की क्लास शुरू कर रहे हैं और चलो अपना जो आंसर अपने कॉपी पे लिखे हैं उसको मैच कर लेंगे और देखेंगे कि आप लोग सही बना पाए सिंथेसिस की नहीं सही बना पाए। चलो ध्यान से समझेंगे। जो पहला सेंटेंस आपको दिया गया था वो था माई फादर कैन नॉट ईट हार्ड फूड, ही इज वेरी ओल्ड, ही हैज लॉस्ट हिज टीथ। तो पहले वाक्य का अर्थ है माई फादर कैन नॉट ईट, कह रहा है मेरे पिताजी नहीं खा सकते हैं हार्ड फूड, मतलब होता है कठोर खाद्य पदार्थ, मतलब कठोर भोजन। लल्ला, कठोर भोजन कहने का मतलब है कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें दांत का समुचित प्रयोग आवश्यक है, क्योंकि उसको चबाना ज्यादा होता है। तो कह रहा है मेरे पिताजी जो कठोर खाद्य पदार्थ है उसको नहीं खा सकते हैं। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध है, बूढ़े हैं। ही हैज लॉस्ट हिज टीथ, और उनका जो दांत है वह समाप्त हो चुका है, अर्थात उनके दांत टूट चुके हैं। तो यहाँ पे इसका जो सीक्वेंस है, आपको इसलिए ये वाला सेंटेंस हम दिए थे जिससे आपको सीक्वेंस समझ में आए कि हर बार जरूरी नहीं कि आपको पहले ही कारण दिखाई दे बाद में परिणाम दिखाई दे। कभी कभी स्ट्रक्चर इस प्रकार सेंटेंसेस का सीक्वेंस के अनुसार दिया रहता है कि आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सा वाक्य मिलकर कारण बता रहे हैं और फिर उसका परिणाम किस में दिखाई दे रहा है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े थे उसमें कारण लगातार मिल रहा था, फिर उसका परिणाम दिख रहा था, तो हमको बनाने में आसानी हो जा रही थी। लेकिन लल्ला यहाँ पे हमें अभी देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कारण और किस में परिणाम है। पहले कारण वाले को लिखते हैं फिर परिणाम वाले को लिखते हैं। सिंथेसिस की प्रक्रिया में हम लोग ये सीख चुके हैं। तो आप लोग देखिए, माई फादर कैन नॉट ईट हार्ड फूड, मेरे पिताजी कठोर खाद्य पदार्थों को नहीं खा सकते हैं, ये हमारा परिणाम। और क्यों नहीं खा सकते हैं, कारण दूसरे तीसरे में बताया। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत वृद्ध हो चुके हैं या बूढ़े हैं। ही हैज लॉस्ट हिज टीथ, उनका जो दांत है वह समाप्त हो चुका है, बेकार हो चुका है, टूट चुका है। तो ये दोनों वाक्य जो है, दूसरा वाला वाक्य और जो तीसरा वाला वाक्य है, ये दोनों मिलकर कारण बता रहे हैं और पहले वाले वाक्य में उन दोनों कारण का परिणाम दिखाई दे रहा है, मतलब रिजल्ट दिखाई दे रहा है। तो हमारा दिया गया जो तीनों सेंटेंस है उसमें कारण दूसरे और तीसरे में दिखाई दे रहा है, परिणाम पहले में ही दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको जब बनाने जाएंगे तो आप यहां देखेंगे दूसरे वाले सेंटेंस आप लोग देखना शुरू करेंगे, इसमें इज का प्रयोग दिखाई दे रहा है। और हम आपको बता चुके हैं कि जहां पे इज आ रहा है वो आज वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ फाइनाइट वर्ब के रूप में भी करता हुआ दिखाई देता है, उसको हम लोग बीइंग में बदल देते हैं। तो देख रहे हैं इज आया है, फिर बेरी आया है, फिर ओल्ड आया। ओल्ड एडजेक्टिव है, बेरी उसका क्या विशेषता बताने वाला है। एडजेक्टिव की जो विशेषता बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, ये क्या एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब और फाइनाइट वर्ब दोनों की भूमिका के रूप में काम कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले वाक्य में लिखेंगे बीइंग वेरी ओल्ड, बीइंग वेरी ओल्ड। और इतने का अर्थ हो गया बीइंग माने होने के कारण, वेरी ओल्ड मतलब बहुत वृद्ध होने के कारण। और फिर जो दूसरा कारण है उसको एंड से हम लोग जोड़ देंगे, बीइंग वेरी ओल्ड एंड लॉस्ट हिज टीथ, एंड लॉस्ट हिज टीथ, एंड लॉस्ट हिज टीथ, यानी बूढ़े होने के कारण और अपने जो दांत है उसको खो देने के कारण या उनका दांत खराब हो जाने के कारण हम लोग फिर कामा लगा देंगे। यहाँ पे ही है, यहाँ पे ही है और यहाँ पे माई फादर है। तो हम बताए थे जहाँ पे नाउन होता है वही नाउन लिखा जाता है। तो हम लोग यहाँ पे माई फादर लिख देंगे और फिर से सेंटेंस को उतार देंगे। माई फादर कैन नॉट ईट हार्ड फूड, माई फादर कैन नॉट ईट हार्ड फूड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया और पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पूरा अर्थ क्या हो जाएगा लल्ला, बीइंग वेरी ओल्ड मतलब बहुत ज्यादा बूढ़े होने के कारण, लॉस्ट हिज टीथ और उनका जो दांत है वह बेकार हो जाने के कारण। करा माई फादर मेरे पिताजी कैन नॉट ईट हार्ड फूड, करा मेरे जो पिताजी हैं वो जो कठोर खाद्य पदार्थ हैं उनको नहीं खा सकते। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। सब अपना मिला लेंगे। ये जो एग्जैक्ट लिखा है जो लड़का, जिन विद्यार्थियों का आंसर ऐसा अपने कॉपी में लिखा गया उन सभी लोगों का सही। अगर किसी का ऐसा नहीं लिखा गया तो आप लोग इसके ऊपर चिंतन करिए कि कारण वाला पहले सेंटेंस हम लोग ढूंढते हैं, पहले कारण देते हैं फिर परिणाम देते हैं, क्योंकि रीजन रिजल्ट के संबंध में पहले रीजन दिया जाता है फिर रिजल्ट दिया जाता है। सबको बात समझ में आ गई? थम्स अप लोग कर लेंगे, हाँ सर समझ में आ गई। आते हैं हम लोग दूसरे पे।
आई सैट डाउन टू टेक ए लिटिल, आई मतलब मैं सैट डाउन नीचे बैठ गया, टू रेस्ट आराम करने के लिए, लिटिल माने थोड़ा, कह रहा मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गया। आई हैड ए लॉन्ग एंड टायरिंग वॉक, आई हैड ए लॉन्ग एंड टायरिंग वॉक, इसका मतलब होता है कि मैं एक थकान भरी यात्रा को पूर्ण कर चुका था। कह रहा है कि मैं आराम करने के लिए एक क्षण के लिए बैठ गया क्योंकि मैंने एक थकान भरी यात्रा को शीघ्र ही अभी क्या किया था, समाप्त किया था। तो आप लोग देख रहे हैं कि वह आराम करने के लिए क्यों बैठा, क्योंकि उसने शीघ्र ही एक लंबी यात्रा को, एक थकान भरी यात्रा को क्या किया, समाप्त किया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आराम करने के लिए बैठा वो हमें रिजल्ट दिखा रहा है, और क्योंकि उसने एक लंबी थकान भरी यात्रा को पूर्ण किया तो यह उसका रीजन हो गया। हम आपको अभी बताएं रीजन वाले वाक्य को पहले लिखते हैं, रिजल्ट वाले को बाद में लिखते हैं। अब हम लोग पार्टिसिपल का नियम यहाँ देख लेते हैं। दोनों का सब्जेक्ट एक समान है, दोनों की फाइनाइट वर्ब अलग अलग है। यहाँ पे सैट डाउन, सैट बैठना, और यहाँ पे हैड अलोंग यानी यात्रा को क्या करना, लंबी सी यात्रा को पूर्ण करना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं दोनों के फाइनाइट वर्ब अलग अलग हैं और कारण परिणाम का भी संबंध है, लेकिन कुछ समय लगेगा क्योंकि जब वो लंबी यात्रा, थकान भरी यात्रा को कंप्लीट करेगा तब उसको कहीं जाके आराम करने के लिए बैठेगा, तो लंबी यात्रा करने में और बैठने में कुछ समय लगेगा। इसीलिए हम लोग इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे हैविंग, फिर लिख देंगे हैड अलोंग एंड टायरिंग वॉक, यानी लंबी थकान की यात्रा करके फिर कामा लगा देंगे। आई सैट डाउन टू रेस्ट अ लिटिल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके इसको जोड़ दिए और एक्टिव वॉइस केस में लिखा गया, इसीलिए हम लोग इसको हैविंग से बनाएंगे। तो हैविंग, हैड, यहाँ पे हैविंग के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड जो है मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है। तो हैविंग प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग हैड ए लॉन्ग एंड टायरिंग वॉक, अपनी थकान भरी यात्रा करके, अपनी थकान भरी यात्रा करने के बाद आई सैट डाउन टू टेक ए लिटिल, रेस्ट अ लिटिल, मैं थोड़ा सा आराम करने के लिए बैठ गया। उम्मीद करते हैं आपको दोनों सेंटेंस होमवर्क के समझ में आए। तीसरे पे हम लोग चलते हैं। ही हैज टोल्ड यू द फैक्ट, ही मतलब उसने, हैज टोल्ड माने बताया है, यू मतलब तुम्हें, द फैक्ट्स माने तथ्यों को। ही हैज नथिंग मोर टू से, उसके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है। करा ही विल सिट डाउन, करा वह बैठ जाएगा। तो पहले वाक्य में हो गया ही हैज टोल्ड यू द फैक्ट्स, की उसने तथ्यों को तुम्हें बताया है या वह तुम्हें तथ्यों को बता चुका है। ही हैज नथिंग मोर टू से, उसके पास कहने के लिए अब कुछ भी नहीं है या वो कुछ भी नहीं कह सकता है। कर अब ही विल सिट डाउन, कर अब वह बैठ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी ही आया है, यहाँ पे भी ही आया है, यहाँ पे भी ही आया है। इसका मतलब तीनों वाक्यों के सब्जेक्ट क्या है, एक समान है, और तीनों की जो फाइनाइट वर्ब है कर वह अलग अलग दिखाई दे रही है। तो जब हम लोग इसको बनाने जाएंगे तो किससे हम लोग बनाएंगे, उसके तथ्यों को कहने, उसके पास तथ्यों के न होने और उसके बैठने के बीच में थोड़ा बहुत समय अंतराल लगेगा। इसीलिए हम लोग इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से जब बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा हैविंग। अगर कोई सोचे मेन वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे वाक्य सब्जेक्टिव केस का दिखाई दे रहा है, तो इसको कभी भी कोई पैसिव वॉइस केस में नहीं समझेगा, क्योंकि यहाँ पे ये परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब में थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो जब वह ऑब्जेक्ट की प्रधानता के साथ होता है, यानी उसके लिए ऑब्जेक्ट के अनुसार वह कार्य कर रहा होता है, तब मेन वर्ब और एम बी थर्ड मिलके पैसिव वॉइस का काम करते हैं। जबकि यहाँ पे यह सब्जेक्टिव केस के साथ लिखा गया है और यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है, इसीलिए कोई भी इसको पैसिव वॉइस केस में नहीं समझेगा। अंडरस्टूड, सब लोग समझ गए हमारी बात को। तो सबसे पहले हैविंग लिखेंगे, हैविंग टोल्ड, हैविंग प्लस मेन और थर्ड फॉर्म, हैविंग टोल्ड यू द फैक्ट्स, हैविंग टोल्ड यू द फैक्ट्स एंड has nothing more to say, यानी तुमको तथ्यों को बताते हुए और उसके पास एक्स्ट्रा या इसके अलावा कोई अधिक बात न होते हुए फिर कामा लगा के ही लिख देंगे। ही विल सिट डाउन, ही विल सिट डाउन, करा हुआ क्यों बैठ जाएगा, क्योंकि उसने सारे तथ्यों को तुम्हें बता दिया और उससे ज्यादा उसके पास कोई भी तथ्य कहने के लिए नहीं है। कह रहा है परिणाम क्या होगा, ही विल सिट डाउन माने वह नीचे बैठ जाएगा। तो जिन जिन हमारे भाई बहनों का ये आंसर बना है उन लोगों का सही है, और अगर कोई यहाँ से थोड़ा भी
इधर उधर करके लिखा होगा या वो सीक्वेंस को नहीं समझ पाया होगा या वो स्थितियों को नहीं समझ पाया होगा तो उसका सेंटेंस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फॉल्ट हो गया होगा। तो इसका ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसका ये सिंपल सेंटेंस बनेगा, इसका ये सिंपल सेंटेंस बनेगा। आई थिंक सब लोग समझ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख देंगे यस सर हम लोग सारी बातों को समझ गए, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कशन करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिए थे उसको पढ़ने के बाद अब हम लोग पार्टिसिपल से आगे बढ़ते हैं और हम लोग ने सिंपल सेंटेंस बनाने की जो 8 विधियों के बारे में सीखा था उसकी दूसरी विधि की तरफ बढ़ते हैं। चलो यहाँ से कंसंट्रेट होकर अब क्लास को शुरू करेंगे और ध्यान से अपने कॉपी पे हेडिंग डाल देंगे दूसरा रूल, यानी दूसरा तथ्य कि हम लोग कैसे अब दूसरे रूल के द्वारा सिंथेसिस करेंगे। चलो लिख देंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को, सिंपल सेंटेंसेज को, सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में, एक नए सिंपल सेंटेंस में, एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना, एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना, परिवर्तित करना। तो आज की हमारी बातचीत पूरा डिस्कशन इस बात पे रहेगा कि किस प्रकार से इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग दिए गए 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस का निर्माण करेंगे। उसके लिए कौन सी विधि, कौन सा तरीका, कौन सा तथ्य, कौन सा कंसेप्ट प्रयोग किया जाएगा, हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आप लोग कहेंगे हाँ सर इसके ऊपर हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग नोट्स पे यहाँ तक की बातें लिख चुके हैं, सब लोग सुनने के लिए तैयार हो जाएं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आपको जा रहे हैं, हमारी बात ध्यान से लोग सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा परिचय लेते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। और किस बात का इंट्रोडक्शन हम लोग लेते हैं? इन्फिनेटिव के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन्फिनेटिव, अगर सामान्य शब्दों में इंग्लिश ग्रामर में कोई इन्फिनेटिव की पहचान आपसे पूछेगा तो आप बताना अगर किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, अगर किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, जिसको कभी कभी कुछ कंडीशंस में बेस फॉर्म भी कहा जाता है, अधिकतर बेस फॉर्म जो होती है फर्स्ट फॉर्म के बराबर होती है, कहीं कहीं अलग होती है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इन्फिनेटिव किसे कहते हैं तो आप बताना किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले, किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू जोड़ दिया जाए, किसी भी मुख्य क्रिया के किसी भी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू जोड़ दिया जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है 2 + MB1 के रूप में, इसी को इंग्लिश ग्रामर में नॉर्मल इन्फिनेटिव के रूप में जाना जाता है, इन्फिनेटिव के रूप में जाना जाता है। यानी अगर 2 + MB फर्स्ट के रूप में आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ग्रामर के किसी सेंटेंस में तो उसको हम लोग आगे चल के इन्फिनेटिव कह सकते हैं। और इन्फिनेटिव जो होता है वो अपना हिंदी अर्थ क्रिया के अंत में ना के रूप में, नी के रूप में और ने के रूप में प्रदान करता है। अगर हम लोग क्रिया के अंत में इसका अर्थ देखें, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में अर्थ, क्रिया के अंत में अर्थ, अगर हम लोग क्रिया के अंत में इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो हमें ना, ने, नी के रूप में प्राप्त होगा। ना आ सकता है, नी आ सकता है और ने आ सकता है। हम लोग इसके कुछ नॉर्मल सिर्फ एग्जाम्पल देखते हैं इन्फिनेटिव क्लियर करने के लिए। पहला एग्जाम्पल अल्लाह ये है कि हमारे पास अगर रेस्ट कोई फाइनाइट वर्ब है तो हमें अगर इसको इन्फिनेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम लोग इसके पहले, रेस्ट के पहले टू लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा पूरा ये टू रेस्ट। और टू रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, आराम करना। हम लोग देख रहे हैं लास्ट में क्रिया के अंत में ना आ रहा है तो ये इन्फिनेटिव है। अगर कहीं पे भी वाक्य में टू रेस्ट लिखा गया और वो अपना हिंदी अर्थ आराम करना के अर्थ में प्राप्त कर रहा है तो हम लोग उस पोजीशन में उसकी स्थिति को इन्फिनेटिव की तरह मानते हैं। इसी प्रकार अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, अगर हम लोग वाक ले लेते हैं जिसके मीन्स टहलना होता है और हमें इसको इन्फिनेटिव का रूप देना हो तो हम लोग 2 + वाक लिख देंगे जिससे हमें प्राप्त होगा टू वाक। और टू वाक का मतलब हो जाएगा टहलना। टू वाक का मतलब क्या हो जाएगा? टहलना। इसी तरह अगर हम लोग तीसरा लें, हम लोग एक शब्द लेते हैं स्विम। स्विम माने तैरना होता है, इसको इन्फिनेटिव बनाना है तो हम लोग 2 + स्विम लिख देंगे, बराबर हो जाएगा टू स्विम।
और टू स्विम माने होता है लल्ला तैरना। टू स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि अगर कोई भी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रेस्ट के आगे टू लगा है, वॉक के आगे टू लगा है, स्विम के आगे टू लगा है, किसी भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम लोग इस प्रकार से टू जोड़ के जो शब्द समूह प्राप्त करते हैं उसको हम लोग इन्फिनेटिव के रूप में जानते हैं। और जब भी इन्फिनेटिव वाक्य में इन्फिनेटिव आएगा वो अपना हिंदी अर्थ क्रिया के अंत में ना नी ने के रूप में प्राप्त करता है, ना नी ने के रूप में प्राप्त करता है और यह उसका सबसे मेन फॉर्म होता है इन्फिनेटिव का। हम लोग इसको सिंपल इन्फिनेटिव के रूप में भी जानते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इन्फिनेटिव समझ में आ गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से इन्फिनेटिव को स्ट्रक्चर के द्वारा और बनाते कैसे और उसका अर्थ कैसे निकालते हैं। सर अपने कॉपी में नोट में थोड़ा सा लिख लेंगे, इन्फिनेटिव मतलब क्या? इन्फिनेटिव मतलब क्या? इन्फिनेटिव मतलब व्यापक रूप में टू प्लस एम बी फर्स्ट। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस एम बी फर्स्ट। और इसका हिंदी मीनिंग जब हम लोग निकालेंगे, हिंदी मीनिंग हम लोग निकालेंगे तो यह वर्ब के लास्ट में क्या क्या ले सकती है? ना शब्द, नी शब्द और ने शब्द। और कुछ एग्जाम्पल्स और अगर आपको लिखना हो तो टू प्लस रन बराबर टू रन, इसका मतलब हो जाएगा दौड़ना। टू प्लस वॉश बराबर टू वॉश और टू वॉश का मतलब हो जाएगा धोना। और टू प्लस स्विम बराबर टू स्विम और टू स्विम माने हो जाएगा तैरना। उम्मीद करते हैं आपको इन्फिनेटिव की पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर और उसके कुछ सामान्य से एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। तो कोई आपसे इन्फिनेटिव के बारे में पूछेगा तो आप आसानी से उसे इसके बारे में अच्छे से समझा सकते हैं। अब हम लोग अपने सिलेबस पे आते हैं, सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में परिवर्तित करना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हम लोग ये प्रक्रिया कैसे करेंगे। ध्यान से हमारी बातों को सब लोग समझेंगे और अपने कॉपी पे 3 स्टार करके इन बातों को नोट करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे। पहले सब लोग समझ लें। अगर मान लेते हैं हमारे पास 2 सेंटेंस दिए गए हैं, एक सेंटेंस यस वन है और एक सेंटेंस क्या है? यस टू है। एक सेंटेंस यस वन है और एक सेंटेंस क्या है? यस टू है। और ये दोनों सेंटेंस यदि इस प्रकार दिए गए हों, यदि दोनों सेंटेंस इस प्रकार दिए गए हों कि इनमें से यदि किसी भी एक सेंटेंस में, यदि इनमें से किसी भी, यदि एक सेंटेंस में, किसी भी एक सेंटेंस में, किसी भी एक सेंटेंस में हमें या तो हमें किसी इच्छा या कामना, किसी इच्छा या कामना का भाव दिखाई दे, किसी इच्छा या कामना का भाव दिखाई दे, किसी इच्छा या कामना का भाव दिखाई दे, अथवा किसी उद्देश्य के बारे में बात की गई हो, किसी उद्देश्य के बारे में बात की गई हो, किसी उद्देश्य के बारे में बात की गई हो, उद्देश्य के बारे में बात की गई हो, तब उन्हें जोड़कर सिंपल बनाते समय, तब उन्हें जोड़कर सिंपल बनाते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तब उन्हें जोड़कर सिंपल बनाते समय इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। 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 तो लल्ला अगर कोई पूछेगा कि क्या कंडीशन हमारे पास मौजूद होगी तब हम लोग इस रूल को लगा सकते हैं, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, तो आप बताइएगा। हम बता सकते हैं अगर हमारे पास 2 सेंटेंस यस वन और यस टू इस प्रकार दिए गए हैं कि यदि इनमें से किसी भी एक सेंटेंस से हमें या तो किसी इच्छा या कामना दिखाई दे रही हो, कोई विश दिखाई दे रही हो करा, या इसके अलावा किसी उद्देश्य के बारे में आपका कोई एम हो, उसके बारे में चर्चा की गई हो, बात की गई हो, तब उसे जोड़कर अगर हमें सिंपल में कन्वर्ट करना हो तब ऐसी कंडीशन में हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। फिर ध्यान से लोग सुन लें, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस में तब परिवर्तित किया जाता है जब दिए गए वाक्यों में या तो हमें इच्छा का भाव दिखाई दे, किसी कामना का भाव दिखाई दे, या हमें कोई उद्देश्य दिखाई दे रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें विश दिखाई देती है या
हमारा कोई टारगेट होता है, कोई गोल होता है, कोई हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, ऐसी कंडीशन में हम लोग इस नियम को लगाते हैं। अब बात ये आती है कि हमने ये तो जान गए कि किस स्थिति में हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि जब हमें इन्फिनेटिव से जोड़ना होता है तब हम लोग करते क्या हैं। सो हमारी बात ध्यान से सुने, इन्फिनेटिव से जब हमें जोड़ना होता है या इन्फिनेटिव द्वारा वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य में कन्वर्ट करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं, उसका वर्क प्रोसीडर क्या है, उसका वर्क प्रोसीडर क्या है, यानी करने की क्रियाविधि क्या है, जोड़ने की क्रियाविधि क्या है। चलो ध्यान समझेंगे। लल्ला पहला सेंटेंस दिया गया हो, दूसरा सेंटेंस दिया गया हो, इन्फिनेटिव से सिंपल सेंटेंस बनाते समय हम लोग कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं, पहला सेंटेंस दिया गया हो, दूसरा सेंटेंस दिया गया हो, पहला सेंटेंस दिया गया हो, दूसरा सेंटेंस दिया गया हो, दोनों सेंटेंस में से यानी यस1 व यस2 में से, यस1 व यस2 में से किसी एक सेंटेंस में या तो हमें इच्छा दिखाई दे, कोई विश दिखाई दे हमारी, या तो हमारा कोई उद्देश्य दिखाई दे, यानी हमारा कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे या कोई ऑब्जेक्ट दिखाई दे। तो जिस वाक्य में हमें इच्छा या उद्देश्य दिखाई देता है, जिस वाक्य में हमें इच्छा या उद्देश्य दिखाई देता है, हम उसी वाक्य की फाइनाइट वर्ब को इन्फिनेटिव का रूप देते हैं। जिस वाक्य में हमें इच्छा या उद्देश्य दिखाई देता है उसी वाक्य की फाइनाइट वर्ब को, उसी वाक्य की फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनेटिव में परिवर्तित कर देते हैं, उसी वाक्य की फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनेटिव में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात 2+ यम्बी फर्स्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और जो दूसरा वाला वाक्य दिया गया होता है उसको एग्जैक्टली लिख देते हैं, उसमें जो अपने से स्ट्रक्चर में केवल परिवर्तन थोड़ा बहुत किया जा सकता है, केवल उतना करते हैं। बाकी मेन परिवर्तन किस में करते हैं, जिस वाक्य में हमें इच्छा या उद्देश्य दिखाई देगा उसकी फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, अर्थात 2+ एमबी फर्स्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और नोट में सब लोग ये बात समझेंगे, मोस्ट ऑफ द केसेस में यानी कुछ स्थितियों में, अधिकतर स्थितियों में जिस वाक्य में इच्छा या उद्देश्य दिखाई देता है, हम 100% की बात नहीं कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में कर रहे हैं, जिन वाक्य में हमें इच्छा या उद्देश्य दिखाई देता है उसका वाक्य पहले से ही 2+ एमबी फर्स्ट के रूप में होता है, तो हमारा कार्य और आसान हो जाता है। हमें केवल स्ट्रक्चर के अनुसार या सीक्वेंस के अनुसार वाक्यों को व्यवस्थित कर देना होता है और हमारा एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्जन हो जाता है। तो आपसे कोई पूछेगा इसका वर्क प्रोसीडर क्या है लल्ला, तो आप उसको कैसे समझाएंगे, बताएंगे कि यदि हमारे पास कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 दिया गया है, जिसमें से दोनों में से किसी भी वाक्य द्वारा यदि इच्छा या उद्देश्य का भाव दिखाई दे रहा हो, तो जिस वाक्य द्वारा इच्छा या उद्देश्य का भाव दिखाई दे रहा होगा उसकी फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात 2+ एमबी फर्स्ट में परिवर्तित कर देते हैं। और जो दूसरा वाक्य होता है उसको बस सीक्वेंस के अनुसार अरेंज कर देते हैं, जिससे हमें वाक्य का सही सही अर्थ प्राप्त हो। और नोट में सब लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, इस कंडीशन के जो भी वाक्य दिए रहते हैं उसके मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में या केस में, मतलब 100% की बात नहीं कर रहे हैं, 85, 90, 95% केस में आपको जिस वाक्य में इच्छा या उद्देश्य दिखाई दे रहा होता है उसका जो सेंटेंस होता है वह पहले से इसी रूप में अरेंज होता है 2+ एमबी फर्स्ट के। तो हमें केवल सीक्वेंस वाक्य को अच्छे से जोड़ देना है दोनों वाक्यों को, जिससे हमें एक सिंपल सेंटेंस प्राप्त हो जाए और हमारा दिया गया वाक्य इन्फिनेटिव की मदद से इस रूप में बन जाए या परिवर्तित हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्क प्रोसीडर, वर्क डन समझ में आया होगा कि कब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे और जब दो सेंटेंस दिए रहेंगे तो किस प्रकार से हम लोग इन्फिनेटिव के द्वारा उसको आपस में जोड़ेंगे। आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। इस बात को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए, और ज्यादा इसके ऊपर हम लोग स्पष्टता हासिल करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल द्वारा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि दो वाक्यों का इस नियम द्वारा सिंथेसिस किस प्रकार होता है। ध्यान से हमारी बात समझे। पहला एग्जाम्पल है, सर उन्हें कॉपी ध्यान से नोट करें। बी मस्ट हेल्प द पुअर, बी मस्ट हेल्प द पुअर। और दूसरा सेंटेंस है इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। सो हमारे बात ध्यान समझे। कह रहा है बी मतलब हम लोगों को मस्ट माने अवश्य चाहिए, हेल्प सहायता करना, द पुअर मतलब गरीब व्यक्तियों की। कह रहा हम लोगों को गरीब व्यक्तियों की अवश्य सहायता करनी चाहिए। इट माने या इज माने है, आवर मतलब हम लोगों की, ड्यूटी माने कर्तव्य, हमारा उद्देश्य है, हमारा कर्तव्य है कि हमारा, अगर हमें कोई भी गरीब व्यक्ति दिखाई देता है तो हम लोगों को मोरल ये ऑब्लाइजेशन है, ये भी एक प्रकार की क्या होती है, ड्यूटी भी जो एक प्रकार की होती है, वह
हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसको हम लोग मोरल ऑब्लाइजेशन में भी यानी नैतिक कर्तव्य में भी ले सकते हैं। जो काम करना हमारे लिए कंपलसरी होता है वो भी हमारे लिए एक प्रकार का क्या होता है, उद्देश्य होता है कि हमें इस उद्देश्य की पूर्ति करना ही करना है, वो मोरल ऑब्लाइजेशन यानी नैतिक कर्तव्य के रूप में रहता है। अब तो कह रहा है कि हमें गरीब लोगों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, हम लोगों का क्या है, ड्यूटी है, कर्तव्य है। तो अब हम लोग अगर इसको बनाना चाहें तो हम लोग क्या कहेंगे, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी, इट इज आवर ड्यूटी। हम लोग दूसरे सेंटेंस को पहले लिख रहे हैं, बस सीक्वेंस आपको ध्यान से देखना है। इट इज आवर ड्यूटी, हमारा यह कर्तव्य है कि अब यहाँ पे मोरल ऑब्लाइजेशन या ड्यूटी दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई उद्देश्य दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ इसको हेल्पिंग वर्ब को हम लोग टू प्लस हेल्प में परिवर्तित कर देंगे। इट इज आवर ड्यूटी मतलब ये हमारा कर्तव्य है, टू हेल्प सहायता करना, द पुअर मतलब किनकी, गरीब व्यक्तियों की। तो यह हमारा कर्तव्य है गरीब व्यक्तियों की क्या करना, सहायता करना। उम्मीद करते हैं दोनों वाक्यों को मिला के एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट भी आप लोग कर लिए होंगे, और जहाँ पे हमें कहीं न कहीं उद्देश्य, इच्छा, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, उसके फाइनाइट वर्ब को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, टू हेल्प में कन्वर्ट कर दिए। तो पहला हम लोग सेंटेंस समझ गए, हम लोग अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से लोग समझेंगे। दूसरा सेंटेंस है आई वांट टू एजुकेट, आई वांट टू एजुकेट माई, आई वांट टू एजुकेट माई ब्रदर्स। और दूसरा सेंटेंस है आई सेंड देम, आई सेंड देम टू अमेरिका। चलो ध्यान समझेंगे। कह रहा आई मतलब मैं, वांट माने चाहता हूं, टू एजुकेट माने शिक्षित करना, माई ब्रदर्स माने अपने भाइयों को। कह रहा मैं अपने भाइयों को, जैसे आप लोगों को, अपने भाई बहनों को, मैं अपने भाई बहनों को शिक्षित करना चाहता हूं। आई सेंड देम टू अमेरिका। कह रहा आई मतलब मैंने, सेंड भेज दिया, देम इनको, टू अमेरिका मतलब अमेरिका। तो कह रहा मैं अपने भाइयों को शिक्षित करना चाहता हूं, कह रहा मैंने उनको अमेरिका भेज दिया। तो देख रहे हैं आप लोग, अमेरिका क्यों भेजा, क्योंकि उसका उद्देश्य है, उसकी इच्छा है कि वो अपने भाइयों को क्या कर सके, शिक्षित कर सके। तो अपने भाइयों को शिक्षित करने के लिए उसने उनको कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। तो यहाँ पे उद्देश्य या इच्छा दिखाई दे रही है उसकी। और हम बताए थे जिस वाक्य में आपको इच्छा या उद्देश्य दिखाई देगा उसी की फाइनाइट वर्ब को हम लोग किसका रूप देंगे, इन्फिनेटिव का। और हम बताए थे मोस्ट ऑफ द केसेस में पहले से बना बनाया भी मिलता है। तो आप लोग यहाँ देख रहे हैं एजुकेट प्लस टू, यहाँ टू प्लस एजुकेट पहले से बना बनाया है, केवल हमें सीक्वेंस के अनुसार जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, आई सेंड माई ब्रदर्स, आई सेंड माई ब्रदर्स टू अमेरिका, आई सेंड माई ब्रदर्स टू अमेरिका। मैंने अपने भाइयों को अमेरिका भेज दिया, किस काम के लिए, टू एजुकेट, शिक्षित करने के लिए, टू एजुकेट। मैंने अपने भाइयों को अमेरिका, उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या कर दिया, भेज दिया। तो देखिए आई मतलब मैंने, सेंड भेजा, माई ब्रदर्स अपने भाइयों को, टू अमेरिका, अमेरिका टू एजुकेट माने क्या करने के लिए, शिक्षित करने के लिए। यहाँ पे टू प्लस एजुकेट किसका काम कर रहा है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है इस वाले वाक्य में, जिसका मतलब होता है शिक्षित करना। और ध्यान से सब लोग समझ गए कि हम लोग पहले वाक्य में उद्देश्य या इच्छा देख रहे हैं, इस वाले वाक्य में हम लोग दूसरे वाले वाक्य में इसीलिए अमेरिका भेज दिया। तो हम लोग जब दोनों वाक्यों को जोड़ दिए तो हो गया आई सेंड माई ब्रदर्स टू अमेरिका टू एजुकेट। तो इस प्रकार से हम समझ पाए कि किस प्रकार से हम ऐसे वाक्यों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला हम एक और सेंटेंस लेते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, सो ध्यान से समझेंगे। सेंटेंस है, तीसरा सेंटेंस है, ही हैज 5 daughters, he has 5 daughters, he has 5 daughters। पहला सेंटेंस हो गया he has 5 daughters। दूसरा सेंटेंस है he must get them married, ही मस्ट गेट देम मैरिड। अब चलो ध्यान से दोनों वाक्यों का अर्थ समझेंगे। ही हैज 5 daughters माने उसके पास 5 पुत्रियां हैं। कह रहा है ही मस्ट गेट देम मैरिड, कह रहा है उसको अवश्य ही उनकी शादी करनी,
उसको अवश्य उनकी शादी करनी चाहिए या करनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि उसके पास 5 पुत्रियां हैं, कह रहा उन सभी को उसको क्या करनी पड़ेगी, अवश्य ही शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वो उसका क्या है, उद्देश्य है, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट है, उसका मोरल ऑब्लाइजेशन है कि उसके पास 5 पुत्रियां हैं और पांचों की पांचों पुत्रियों को उसे क्या करनी पड़ेगी, शादी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब हम लोग इसको मिला के बनाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ही हैज 5 daughters, he have 5 daughters to get them married। कह रहा है ही हैज 5 daughters, उसके पास 5 पुत्रियां हैं, टू गेट देम मैरिड, कह रहा है जिनको उसकी क्या करनी है, शादी करनी है। तो यह उसका मोरल ऑब्लाइजेशन है। हम लोग देख रहे हैं दोनों वाक्यों में या तो इच्छा दिखाई दे, कोई मोरल ऑब्लाइजेशन दिखाई दे, कोई उद्देश्य दिखाई दे। ऐसे वाक्य अगर मिलेंगे तो हम उनको जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में अगर परिवर्तित करने जाएंगे तो जहां पे हमें उद्देश्य दिखाई देगा, मोरल ऑब्लाइजेशन दिखाई देगा, हमें कोई ऑब्जेक्टिव दिखाई देगा अपना, ऐसी कंडीशन में हम लोगों को उसी वाक्य को इन्फिनेटिव का रूप देना होता है जिसमें ये तीनों सेंस दिखाई देते हैं। तो कौन कौन सी चीजें आपको बताई गई, सब ध्यान से सुनेंगे। कौन सी चीजें दिखाई गई सब लोग ध्यान समझेंगे। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके, सब लोग जल्दी समझेंगे। इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में अगर हमें परिवर्तित करना हो, एक नए सिंपल सेंटेंस में हमें परिवर्तित करना हो तो हम लोग कब कर सकते हैं, जब हमको 3 कंडीशन दिखाई दे मेनली। या तो हमें कोई विश दिखाई दे, या तो हमें कोई मोरल ऑब्लाइजेशन दिखाई दे, कोई मोरल ऑब्लाइजेशन दिखाई दे, या तो हमें कोई अपना ऑब्जेक्टिव या एम दिखाई दे, ऑब्जेक्टिव या एम दिखाई दे, ऑब्जेक्टिव या एम दिखाई दे। तो इन्फिनेटिव का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नए सिंपल सेंटेंस में 3 स्थितियों में परिवर्तित किया जा सकता है। जब हमें कोई इच्छा दिखाई देगी, जब हमारा कोई नैतिक कर्तव्य दिखाई देगा, या तो हमें कोई ऑब्जेक्टिव यानी हमारा उद्देश्य या एम दिखाई देगा, तब हम लोग इस विधि का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। सबको पूरी बात समझ में आ गई? तो ये बात सब लोग शॉर्ट में अपने कॉपी पे लिख लेंगे। विश के रूप में दिखा देंगे, मोरल ऑब्लाइजेशन के रूप में दिखा देंगे, ऑब्जेक्टिव के रूप में दिखा देंगे। तो तीनों स्थितियां जब आपको मिलेंगी तब आप आसानी से इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हो। और किसको बदलते हैं, किसको बदलते हैं, जिस सेंटेंस की स्थिति इस प्रकार दी गई हो कि उसमें चाहे हमें कोई विश दिखाई दे, चाहे हमें कोई मोरल ऑब्लाइजेशन दिखाई दे, चाहे हमें कोई ऑब्जेक्टिव या एम दिखाई दे, जिस वाक्य में दिखाई देगा उसी की फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे। किसका रूप दे देंगे, इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे। किस सेंटेंस को हम लोग इन्फिनेटिव का रूप देंगे, जिसमें में विश, मोरल ऑब्लाइजेशन या ऑब्जेक्टिव या एम दिखाई देगा, उसी की फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसके बारे में समझ पाए होंगे और शॉर्ट में ऐसे अपने कॉपी पे अलग से लिख भी लिए होंगे कि कब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन्फिनेटिव के अंतर्गत एक अलग से हमें वाक्य जोड़ने के लिए आता है, सिंथेसाइज करने के लिए आता है, इसके अतिरिक्त भी। तो आप लोग उसको नोट में अलग से उस बात को समझेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और तब जाके हम लोग सिंथेसिस करेंगे इस नियम द्वारा। दूसरा नियम यह है लल्ला कि अगर हमारे पास 2 सेंटेंस यस1 और यस2 दिए गए हैं, यदि 2 वाक्य हमें यस1 और यस2 दिए गए हैं और उन दोनों में अगर 2 वाक्य यस1 और यस2 दिए गए हों और उन दोनों की विशेषता ये हो कि पहले वाले वाक्य में हमें या तो इज दिखाई दे, या तो आर दिखाई दे, या तो एम दिखाई दे, या तो वाज दिखाई दे, या तो वर दिखाई दे, या तो इज दिखाई दे, या तो आर दिखाई दे, या तो एम, या तो वाज, या तो वर, और इसके साथ हमें बेरी शब्द दिखाई दे, बेरी शब्द दिखाई दे, और उसके बाद हमें इस बेरी के बाद कोई एडजेक्टिव शब्द दिखाई दे, कोई एडजेक्टिव शब्द दिखाई दे। ये पहले वाले सेंटेंस की कहानी हो। पहले वाले सेंटेंस में आपको 3 बातें दिखाई दे, ई जा रहे हैं वाज वर में से कोई, फिर बेरी और फिर एडजेक्टिव। और दूसरे वाले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट के बाद आवश्यकता अनुसार प्रेजेंट में रहे वाक्य तो कैन नॉट दिखाई दे, और अगर पास्ट में रहे तो हमें कुड नॉट दिखाई दे।
कुड नॉट दिखाई दे। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग जब हमें ये स्ट्रक्चर पहले सेंटेंस में और ये वाली स्ट्रक्चर दूसरे सेंटेंस में दिखाई देगी, तो हम ऐसी स्थिति में भी इन्फिनेटिव का प्रयोग करके दोनों वाक्यों को मिला के एक नए सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नया सिंपल सेंटेंस आता है, जो न्यू सिंपल सेंटेंस सिंथेसाइज करने के बाद आता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो पहले वाक्य में दिया रहेगा, या आवश्यक जो सब्जेक्ट रहेगा वो आएगा। उसके बाद इज आर एम वाज वर जो भी दिया रहेगा सेंटेंस में हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इज आर एम वाज वर आएगा। उसके बाद बेरी को हम लोग रिमूव कर देंगे, उसके जगह पे हम लोग TOO लिख देंगे, TOO लिख देंगे टू। फिर उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव लिख देंगे, एडजेक्टिव लिख देंगे। और फिर इसके बाद दूसरे वाले वाक्य में जो फाइनाइट वर्ब केवल दिया रहेगा, केवल फाइनाइट वर्ब, दूसरे वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब दिया रहेगा उसी को हम लोग इन्फिनेटिव में परिवर्तित कर देंगे। तो हमारा आ जाएगा 2 + MB फर्स्ट, 2 + MB फर्स्ट, 2 + MB फर्स्ट। अगर फाइनाइट वर्ब पे वाक्य खत्म हो जा रहा है, उसके बाद कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग का वाक्य यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे दूसरे वाक्य में फाइनाइट वर्ब के बाद भी कुछ दिया रहेगा, तो हम प्लस अदर वर्ड कर दे रहे हैं और फिर प्लस फुल स्टॉप कर दे रहे हैं। इस प्रकार से जो हमारा नया वाक्य निकल के आएगा वो उसके सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज आर एम वाज वर में से कोई, फिर उसके बाद TOO टू, फिर उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद दूसरे वाले वाक्य की जो फाइनाइट वर्ब दिया रहेगा उसको हम लोग इन्फिनेटिव में बदल देंगे। उसके बाद अगर अदर वर्ड दिया है तो लिखेंगे, नहीं तो यही वाक्य खत्म हो जाएगा, या तो अदर वर्ड और फिर प्लस फुल स्टॉप। तो इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों में जो कि इन विशेषताओं के द्वारा पाए जाएंगे, अगर हम लोग इनको मिलाना चाहते हैं एक वाक्य में, तो सब लोग इस वाले स्ट्रक्चर द्वारा मिला लेंगे। फिर ध्यान से लोग लास्ट बार सुने। अगर दो वाक्य इस प्रकार से दिए गए हैं कि पहले वाले वाक्य में हमें इज आर एम वाज वर में से कोई दिखाई दे, बेरी दिखे और एडजेक्टिव दिखे, और दूसरे वाले वाक्य में हमें सब्जेक्ट कैन नॉट या कुड नॉट दिखाई दे रहा हो, जो भी आवश्यक हो, प्रेजेंट में कैन नॉट दिखाई देगा, पास्ट में कुड नॉट दिखाई देगा, और इस स्थिति के वाक्यों को जोड़कर हमें एक सिंपल सेंटेंस परिवर्तित करना हो, तभी भी हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। और कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज आर एम वाज वर जो आया होगा उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद एडवर्ब, ये टू अपने आप में एडवर्ब होता है, टू लिखेंगे, उसके बाद इसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, और फिर उसके बाद दूसरे वाले वाक्य में जो फाइनाइट वर्ब दिया रहेगा उसके फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे, 2 + MB फर्स्ट। अगर एक्स्ट्रा वर्ड अलग से नहीं लिखे गए फाइनाइट वर्ब के बाद तो वाक्य वहीं खत्म हो जाएगा। अगर लिखे गए हैं तो अदर वर्ड भी लिख देंगे, फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। इस प्रकार इस स्ट्रक्चर द्वारा हमारा एक नया वाक्य तैयार हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे आप लोगों को सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएं कि इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग कब और कैसे कैसे कर सकते हैं। सो हमारी बात ध्यान समझें। जैसे वाक्य है ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक, ही इज वेरी वीक। दूसरा, ही cannot run the race, he cannot run the race। अब अगर आप पहले वाले वाक्य में देखें, यस1 वाले वाक्य में देखें, तो आपको इज आर एम वाज वर में से इज मिल रहा है, फिर उसके बाद बेरी मिल रहा है, और फिर वीक क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ये वाला स्ट्रक्चर आपको मिल गया। और दूसरे वाले में आप लोग देखो तो आपको कैन नॉट दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको वर्ब दिखाई दे रही है, और फिर कुछ अदर वर्ड दिखाई दे रहा है, और दोनों का सब्जेक्ट आप लोग देखिए तो एक समान है, इसीलिए सब्जेक्ट की चर्चा केवल एक बार की गई है। तो जब हम लोग इस स्थिति के यस1 और यस2 देख रहे हैं और इनको मिला के एक सेंटेंस में हमें सिंपल कन्वर्ट करना है, तो हम लोग वही स्ट्रक्चर लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद इज आर एम वाज वर में से जो आया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर बेरी को किस में कन्वर्ट कर देंगे? टू में, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वीक, यानी जो एडजेक्टिव दिया रहेगा, और फिर उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस में जो वर्ब दिया रहेगा उसको इन्फिनेटिव का रूप दे देंगे, तो रन का टू रन हो जाएगा, और एक्स्ट्रा जो अदर वर्ड दिया गया है टू रन द रेस। तो इस प्रकार से हमारा दिया गया जो सेंटेंस है दोनों अलग अलग, वह एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया, और हो गया क्या? ही इज टू वीक टू रन द रेस। ही माने वह, इज माने हो, टू मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, और वीक माने होता है कमजोर। वह आवश्यकता से अधिक कमजोर है, टू रन माने दौड़ने के लिए, द रेस मतलब क्या?
रेस को, करा वह रेस को दौड़ने के में आवश्यकता से अधिक क्या है, कमजोर है। और अलग अलग मीनिंग क्या है, ही इज वेरी वीक माने वह बहुत कमजोर है, ही कैन नॉट रन द रेस, वह रेस को दौड़ नहीं सकता है। तो चाहे इन दोनों का अलग अलग मीनिंग निकाला जाए, चाहे इसका एक बार में मीनिंग निकाला जाए, दोनों सेम है। वह बहुत कमजोर है, वह दौड़ को नहीं, वह रेस को नहीं दौड़ सकता, और यहाँ पे वह इतना कमजोर है कि रेस को नहीं दौड़ सकता है। तो इस प्रकार से दोनों वाक्य जो अलग अलग दिए गए हैं वही मीनिंग दे रहे हैं जो यहाँ पे एक सिंपल सेंटेंस दे रहा है। और कब हम लोग बनाएंगे, आप लोग सारे स्ट्रक्चर को समझ गए, हम आपको इसके ऊपर एक होमवर्क दे रहे हैं, सब लोग बना के आएंगे। सेंटेंस है ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट। पहला सेंटेंस, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। एक और दे रहे हैं, ही इज वेरी ओल्ड, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ही कैन नॉट वर्क हार्ड। आपको दोनों सेंटेंसेज को एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, लेकिन किसका प्रयोग करके, इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। तो आप लोग इन दोनों वाक्यों को इन्फिनेटिव में का प्रयोग करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। कमेंट बॉक्स में सब लोग उसके आंसर को लिख देंगे अच्छे से और थम्स अप कर देंगे, हाँ सर आज की पूरी बात समझ में आ गई। हम लोग इसी वाले कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। तब तक आप लोग आज की सारी बातों को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी रहेंगी कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो आप लोग अध्ययन करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और जितने लोगों से भी हो सकता है क्लासेस के बारे में बताइए। चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पहली बार आए हैं नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी बातें बोर्ड परीक्षा संबंधित आपको भेजी जाएंगी वो सब लोग देख सकते हैं अच्छे से। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।